जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल रोहित अध्ययन पर। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल पे हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक की सारी सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल अपने चैनल पे क्लास 10th के हिस्ट्री का हम लोग सेशन चला रहे हैं। तो क्लास 10th के हिस्ट्री का जो क्लास चल रही है अपने चैनल पे, हम उसको अच्छे से करेंगे और यह स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा जरूरत की क्लासें हैं। तो इसलिए जो भी 10th के बिहार बोर्ड में स्टूडेंट अध्ययनरत हैं वो जरूर इस क्लास को करेंगे। और आज की चर्चा में हम लोग इटली के एकीकरण के तरफ बढ़ेंगे, जिसमें के कुछ क्लास पहले हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने रोहित अध्ययन चैनल पर और इससे आगे की कक्षा में अब हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछली कक्षा में हमने मेजनी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग काउंट काउर के बारे में पढ़ने वाले हैं। काउंट काउर के बारे में पढ़ने वाले हैं और अपना चैप्टर का जो नाम है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये अपना पहला चैप्टर। और आज काउंट काउर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मेजनी के बारे में चर्चा किया था, मेजनी के प्रयासों को देखा था, किस तरह मेजनी ऑस्ट्रिया के सामने अपनी आंदोलनों को चलाता है और किस तरह मेजनी पलायन करके भी अन्य जगहों से संगठन की कार्य करता है, यंग इटली, यंग यूरोप के संगठन का कार्य करता है और इटली के एकीकरण के मार्ग को आगे बढ़ाता है। आज हम लोग काउंट काउर की चर्चा करेंगे और काउंट काउर के बारे में जानेंगे कि यह इटली के एकीकरण में किस प्रकार से अपना योगदान दिया। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि काउंट काउर का जन्म कब हुआ था। तो काउंट काउर का जन्म 1810 ईस्वी में 10 अगस्त 1810 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था इटली के ट्यूरिन में। इटली के ट्यूरिन एक जगह है, वहां पे काउंट काउर का जन्म हुआ था। डियर स्टूडेंट, काउंट काउर का पूरा नाम जो है वो है काउंट कैमिलो डी काउर। काउंट कैमिलो डी काउर, ये इसका पूरा नाम। काउंट कैमिलो डी काउर, ये इसका पूरा नाम। अब ये इटली के एकीकरण में किस प्रकार योगदान दिया, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो काउंट काउर को जब मेजनी के प्रयास असफल रहे, तब वहां के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के बाद जो बने थे विक्टर एमैनुअल, वो विक्टर एमैनुअल के द्वारा इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड का VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि विक्टर एमैनुअल ने काउंट काउर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था काउंट काउर को। इटली का प्रधानमंत्री उस समय
इटली के एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और वो शासक था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल के द्वारा इनको प्रधानमंत्री काउंट काऊर को नियुक्त किया गया था। काउंट काऊर एक महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे। कूटनीति क्या होता है, कूटनीतिज्ञ क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। कूटनीति का सीधा मतलब होता है अपने नियमों से शत्रु हो, मित्र हो या कोई भी और हो, अपने मुख्य कार्य को निकलवा लेना। अपने मुख्य कार्य को, अब उससे अगर कितना भी हमारा बड़ा दुश्मन क्यों ना हो और उस दुश्मन से अगर हमको दोस्ती करके अगर कोई कार्य निकलवाना है, तो सबसे पहले जब तक अपना कार्य नहीं हो जाए तब तक उसको दोस्ती उससे करके रखेंगे और उसके बाद जा करके अपने कार्य निकलवाने के बाद फिर वो जिस रूप में था उसको उसी रूप में पहुंचा देना, यही कूटनीति कहलाता है। और काउंट काऊर एक महान कूटनीतिज्ञ थे। काउंट काऊर को मालूम था कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण किया जाना और इटली का एकीकरण में बाधा क्या क्या है, और उन्होंने हर एक बाधा को काउंट काऊर ने तोड़ते गया और अंततः इटली को इस चरण में पहुंचाया जहां से एकीकरण का रास्ता हद तक साफ हो गया। तो हम जानते हैं कि इटली के एकीकरण में काउंट काऊर ने किस तरह का योगदान दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि काउंट काऊर कौन थे। तो काउंट काऊर एक महान कूटनीतिज्ञ थे। एक महान राष्ट्रवादी एवं कूटनीतिज्ञ थे। और इनका जो मार्ग चला वो सबसे पहले इटली के का रेखांकन किया कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण में बाधा आ रहा है। तो इटली का एकीकरण में बाधा सबसे ज्यादा वो ऑस्ट्रिया को मानते थे। ऑस्ट्रिया को काउंट काऊर ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा काउंट काऊर के द्वारा माना जाता था। अब ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानने के कारण काउंट काऊर ने अपने इस बाधा को सुलझने के लिए फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। काउंट काऊर ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था इटली के एकीकरण में, और इस बाधा से निपटने के लिए उसने फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और फ्रांस के साथ दोस्ती में हाथ बढ़ाने के बाद फ्रांस की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। फ्रांस कहे चाहे नहीं कहे, काउंट काऊर हमेशा उसके साथ तत्पर रहता दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अगले चरण के बाद जब क्रीमिया में युद्ध हुआ, तो क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की सहायता, क्रीमिया का युद्ध जब होता है 1853 से 54 ईस्वी में, 1853 से 54 ईस्वी में, तब फ्रांस कहता भी नहीं है और काउंट काऊर अपनी सेना वहां भेज देता है फ्रांस की सहायता करने के लिए। और इस तरह से काउंट काऊर को एक प्रत्यक्ष लाभ फ्रांस के द्वारा मिल जाता है। एक प्रत्यक्ष लाभ फ्रांस के द्वारा मिलता है क्रीमिया का युद्ध 1853 से 54 ईस्वी में, जिसमें फ्रांस की सहायता किया। फ्रांस की सहायता
काउंट काउर के द्वारा। जबकि फ्रांस ने कहा भी नहीं था। अब इसका प्रत्यक्ष सहानुभूति या कहे तो प्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद फ्रांस से इटली को मिलना शुरू हो गया, अर्थात काउंट काउर को मिलना शुरू हो गया। अब उसके अगले क्रम में क्या होता है कि काउंट काउर हमेशा इस सहायता को लेकर के उसने क्या किया कि एक पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन करने का आग्रह किया और फ्रांस एक पेरिस शांति सम्मेलन करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जब फ्रांस पेरिस शांति सम्मेलन होता है तब उसमें फ्रांस के द्वारा पिडमाउंट और इटली के जो प्रांत थे पिडमाउंट, उसके बाद फ्रांस और उसके बाद ऑस्ट्रिया, ये सभी राष्ट्रों को वो सम्मेलन के लिए बुलाता है। और जब सम्मेलन के लिए बुलाता है, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन के लिए पेरिस शांति सम्मेलन में ऑस्ट्रिया, पिडमाउंट, फ्रांस ये सभी शामिल होते हैं। और इसमें शामिल होने के बाद ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को काउंट काउर के द्वारा गैर कानूनी घोषित किया जाता है उस सम्मेलन में। और इस तरह से काउंट काउर अपने सफल कूटनीतिज्ञता का परिचय देता है। जैसे ही असंवैधानिक और अकानूनी साबित करता है, पिडमाउंट और फ्रांस, इटली, इन सभी के सामने ऑस्ट्रिया पूरे यूरोप में एक हस्तक्षेपित राज्य के तौर पे सामने आता है और इस तरह से इटली के समस्याओं को यूरोप का समस्या बनाने में सफल हो जाता है काउंट काउर। और इस तरह से कहा जाता है कि संपूर्ण इटली की समस्याओं को पूरे यूरोप की समस्या क्रिएट कर देता है काउंट काउर। अब इसके अगले चरण में चलते हैं। अब जैसे ही काउंट काउर ने पूरी तरह से इटली की समस्याओं को यूरोप की समस्या बनाया, उसी प्रकार से नेपोलियन संधि, उस समय नेपोलियन 3 जो था, नेपोलियन 3 जिसको बोलते हैं, ये उस समय फ्रांस का शासक हुआ करता था। फिर अब काउंट काउर इससे दोस्ती किया और उसने, जो काउंट काउर का पूरा तरह से ध्यान था मध्य इटली और उत्तरी इटली को एकीकरण करना, उस मध्य इटली और उत्तरी इटली को एकीकरण करने के लिए उसने नेपोलियन 3 से संधि कर लिया। और नेपोलियन 3 से संधि करने के बाद काउंट काउर ने यह निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार से आप पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देंगे। पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देंगे। अब बदले में पूछता है फ्रांस के नेपोलियन 3, जो हमको क्या मिलेगा? तब उसने सेवाय और नीस के प्रांत को देने का निर्णय ले लिया। और तब काउंट काउर के द्वारा सेवाय एंड नीस के प्रांत देने का निर्णय लिया जाता है। अब जहां जहां पिडमाउंट
के द्वारा सैन्य अभियान होता, उन सभी में फ्रांस के द्वारा सैनिक समर्थन दिया जाना था। लेकिन अब इसके बदले जो दो प्रकार से सेवाय और नीस के प्रांत को देने का निर्णय लिया, इससे इटली के विभिन्न क्षेत्रों में काउंट काउर के द्वारा देश के साथ, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना और देश की अस्मिता के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगता गया। लेकिन काउंट काउर का यह मानना था कि अगर एक कदम पीछे हट करके दो कदम आगे बढ़ सकते हैं तो यह सबसे बेहतर बात होगी। और उन्होंने अपने दो प्रांत को देकर के, चूंकि उस समय जो इटली था वो बहुत सारे के रियासतों में बटा हुआ था, बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे, तो बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक दो टुकड़ा छोड़ना पड़े, तो काउंट काउर ने इसको उचित समझा। और ये जरूरी भी होता है कि अगर बहुत सारे टुकड़े एक साथ जमा हो रहे हैं और उसमें एक से दो टुकड़े को जमा करना मुश्किल हो रहा है, तो फिलहाल एक दो टुकड़े को छोड़ दीजिए और उन सभी को एक साथ जमा कीजिए। जमा करने के बाद अब ये जो दो प्रांत सेवाय और नीस जो दिया गया नेपोलियन III को, इससे काउंट काउर को बहुत ज्यादा मदद मिला, क्योंकि काउंट काउर ये जानता था, काउंट काउर ये समझता था कि इस समय फ्रांस के सैन्य शक्ति के सामने और फ्रांस के नीतियों के सामने दुनिया नतमस्तक है और उसकी सहायता के बिना हम कभी भी इटली का एकीकरण नहीं कर सकते हैं। काउंट काउर के ये सफल कूटनीतिज्ञता, सफल राजनीतिक विधि व्यवस्था, इसको धीरे धीरे सभी इटली के प्रांतों को एकीकृत करने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ रहा था। अब इस बीच फिर एक नया मोड़ आता है, तो अभी अब 1 मिनट रुकिएगा, अभी नया मोड़ जो आता है उसको हम पहले देखते हैं। अब इसी बीच एक नया मोड़ आता है और इस बीच ये होता है कि 1859 से 1860 के बीच, 1859 से 1860 के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है। और यह सीमा विवाद जो उत्पन्न होता है वह होता है ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच। ऑस्ट्रिया एंड पिडमाउंट के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब इस विवाद में फिर से फ्रांस को सहायता के लिए आगे आना होता है और फ्रांस की सहायता के बाद पिडमाउंट को मिलता है। फ्रांस की सहायता पिडमाउंट को प्राप्त होता है और ऑस्ट्रिया की पराजय होती है। ऑस्ट्रिया की पराजय हो जाती है, बुरी तरह से पराजय होती है। अब धीरे धीरे काउंट काउर अपने लक्ष्यों तक पहुंचते जा रहा था। नेपोलियन III काउंट काउर की चाल में आ रहा था। अब दक्षिणी इटली के प्रांत को छोड़ के मध्य इटली और उत्तरी इटली और रोम के प्रांत को छोड़ के, तो दक्षिणी इटली और रोम को छोड़ करके उत्तरी इटली और मध्य इटली के जो लोग थे वह पूरी तरह से जन आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए।
अब इस बात को देख करके नेपोलियन III घबरा गया, क्योंकि इतनी जनसैलाब और इतना राष्ट्रवाद को लेकर के उग्रता, उसके लिए अभी फ्रांस तैयार नहीं था। लेकिन काउंट काउर इसका बेहतर फायदा उठाता है और आगे की तरफ जनता को लेकर के वो बढ़ते चला जाता है। फ्रांस इसी बीच, युद्ध के बीच, फ्रांस को जैसे ही पराजय होता है उसमें फ्रांस जैसे ही आगे बढ़ता है ऑस्ट्रिया की पराजय होता है। और ऑस्ट्रिया की पराजय होते ही उसका जो एक बहुत बड़ा पार्ट था, ऑस्ट्रिया का एक पार्ट लोम्बार्डी, ऑस्ट्रिया का एक पार्ट लोम्बार्डी, ऑस्ट्रिया का पार्ट लोम्बार्डी, उसको वो अपने हाथ से गवा देता है और इस पर पूरी तरह से पिडमाउंट का नियंत्रण हो जाता है। इसी बीच वेनेशिया एक प्रांत था, उस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो जाता है। फ्रांस ने दोनों को मध्यस्थता के लिए, पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया को मध्यस्थता के लिए बुलाता है फ्रांस अर्थात नेपोलियन III, और इसके बाद दोनों को अपने अपने प्रांतों को लेकर के खुश रहने के लिए अथवा युद्ध को समाप्त रखने के लिए कहा जाता है। इस बात का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए काउंट काउर ने उसे एक और नए प्रांत देने का लालच दे देता है काउंट काउर, और उसको इस युद्ध में निष्क्रिय रहने के लिए कहा जाता है। काउंट काउर फ्रांस को निष्क्रिय रहने के लिए कहा जाता है और पूरी तरह से जनता को अपने समर्थन में ले लेता है। उसके बाद अब इसमें बात यह भी किया गया कि फ्रांस को एक नए प्रांत सेवाए का जब लोभ दिया तो फ्रांस ने कहा कि आपको किसी भी हाल में सबसे पहले वहां जनमत संग्रह करवाना होगा, जनमत संग्रह के उपरांत ही आप वहां पर एकीकरण कर सकते हैं। काउंट काउर ने यह भी मान लिया कि ठीक है, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के आधार पर ही हम वहां एकीकरण का राज्य स्थापित करेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते चले जाता है बात, और इधर 1860 से 61 के बीच काउंट काउर ने सिर्फ रोम को छोड़कर मध्य इटली के सभी प्रांत, सभी रियासत को एक साथ कर देता है। और वो सभी रियासत कौन सब थे? परमा, मोडेना, टस्कनी, परमा, मोडेना और टस्कनी, ये तीन प्रांत पूरी तरह से जो भी बचे हुए रियासत थे, उन सभी बचे हुए रियासतों को एकीकृत काउंट काउर के द्वारा कर दिया जाता है। और जनमत संग्रह से जहां होना था वहां पे जनमत संग्रह का भी कार्य किया जाता है, और इस तरह से काउंट काउर बचे हुए प्रांतों का एकीकरण यहां तक करने में सफल रहता है। लेकिन पूरी तरह से इटली का एकीकरण नहीं होता है। अब रोम का पार्ट यहां पे देख रहे हैं, जैसे कि रोम को छोड़कर, तो रोम का पार्ट, उसके बाद वेनेशिया और दक्षिणी इटली,
वेनेशिया, दक्षिणी इटली और रोम, ये तीन प्रांत को छोड़ करके काउंट काउर बाद की सभी रियासतों को एकीकृत करने में सफल रहा। लेकिन दुर्भाग्यवश 1862 ईस्वी में काउंट काउर की मृत्यु हो जाती है। दुर्भाग्यवश काउंट काउर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है और वह पूरी इटली का एकीकरण देख नहीं पाता है। इटली का एकीकरण देख नहीं पाता है। यह सारा काउंट काउर के बारे में था। एक बार फिर से हम पूरी तरह से रिवीजन कर देते हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। फिर आगे की तरफ हम चलेंगे कि इटली के एकीकरण का अगला चरण में अब कौन नया अध्याय आता है। डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना यह नया YouTube चैनल है और आज एक और चीज की हम घोषणा करने वाले हैं कि अपने इस चैनल पर जल्द ही कंपटीशन के लिए जो जीके जीएस की क्लासेस होती है उसको हम लेकर के आ रहे हैं। अपने इस चैनल पे जीके जीएस की क्लासेस को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 12th तक जितनी भी किताबें हैं जीके जीएस की, उन सभी का निचोड़ लेकर के आएंगे, ताकि जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसको आप अच्छे से हल कर पाएं। किसी भी कंपटीशन में 6 to 12th के जो आर्ट्स की क्लासेस हैं और साइंस के क्लासेस हैं, उन सभी से ही क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। आपको इन क्लास के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता, आपको इन किताबों के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो जरूर आप लोग रखिएगा ध्यान इस बात का कि अपने चैनल पे जीके जीएस की भी कक्षाएं होने वाली। अब आज हम इटली के एकीकरण में काउंट काउर के योगदानों को पढ़ें, काउंट काउर के बारे में चर्चा की। हमने देखा कि किस तरह से काउंट काउर अपनी सफल कूटनीतिज्ञता का परिचय देता है। काउंट काउर किस तरह से एक सफल विचारक राष्ट्रवादी भावना के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और काउंट काउर के द्वारा फ्रांस को किस तरह से दोस्ती संधि में अपने तरफ खींचा जाता है उसको देखा। फ्रांस से के द्वारा मदद से इटली के विभिन्न प्रांतों को एकीकृत किया जाता है और बचे हुए रियासत जो इटली से अलग थे, भिन्न थे, उन सभी को एकीकृत किया जाता है। क्रीमिया का युद्ध में फ्रांस को सहायता दिया जाता है काउंट काउर के द्वारा, जिसका प्रत्यक्ष लाभ काउंट काउर को प्राप्त होता है। पेरिस सम्मेलन किया जाता है। पेरिस सम्मेलन में पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के शासक को बुलाया जाता है और फिर वहां पे काउंट काउर अपने इस सम्मेलन में अपनी महत्व को आगे बढ़ाता, अपनी महत्ता को दिखाता है और इटली के एकीकरण की समस्या को यूरोप की समस्या बनाने का काम करता है। उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ता है और उसे दो प्रांत का लोभ दे करके, नीस और सेवाय का लोभ दे करके उसे ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट का जो युद्ध होता है उसमें निष्क्रिय रहने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद मध्य इटली और उत्तरी इटली के जनमत संग्रह के द्वारा पूरी इटली को एकीकृत कर दिया जाता है। बाद बाकी केवल दो प्रांत और एक वेनेशिया, 3 प्रांत छूट जाता है। दक्षिणी इटली, वेनेशिया और रोम। रोम पर पोप का आधिपत्य था तो वो उसकी अध्यक्षता पोप कर रहे थे, तो इसीलिए वो नहीं हो सका। बाद बाकी संपूर्ण इटली का एकीकरण काउंट काउर के मदद से हो जाता है, जिस समय शासक विक्टर इमैनुअल रहता है। अब बातें ये आती हैं कि क्या यह सहायता क्या इटली के एकीकरण में किसी पूरे चरण को पूरा करने में किसी और की मदद ली गई,
तो बिल्कुल ली गई, क्योंकि काउंट काउर की मृत्यु हो चुकी थी 1862 में और दुर्भाग्य से वह इटली के एकीकरण को न देख सका। और अब एंट्री होती है गैरीबाल्डी की, और अब एंट्री हो जाती है गैरीबाल्डी की। अब गैरीबाल्डी की एंट्री होती है। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान। अब आगे इटली के एकीकरण में एक नए अध्याय की तरफ चलेंगे, एक नए पॉइंट की तरफ चलेंगे, एक नए मोड़ की तरफ चलेंगे, और इसमें अब एंट्री हो जाता है गैरीबाल्डी का। गैरीबाल्डी का एंट्री अब हो जाता है इटली के एकीकरण में। गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी और गणतांत्रिक विचारों के पक्षधर थे। गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे एंड गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। गैरीबाल्डी को विभिन्न प्रकार के उपनामों से नवाजा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक कार्य उस प्रकार से किया जो शायद बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी नहीं कर पाते थे। ये पेशे से नाविक थे, ये पेशे से नाविक थे। इनके उपनाम से इनको इटली का तलवार भी कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार। तलवार बोला जाता है। और इनको दो दुनियाओं का नायक भी कहा जाता है। दो दुनियाओं का नायक। ये दो दुनियाओं का नायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दक्षिणी अमेरिका में जो युद्ध चला था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ये अब एक रेड शर्ट्स नामक गठन रेड शर्ट्स नामक एक संगठन का निर्माण किया, जिसको लाल कुर्ती कहा जा सकता है। बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग याद कीजिएगा। यूरोप में लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो रेड शर्ट्स नामक या लाल कुर्ती नामक गैरीबाल्डी ने गठन किया था सेना का। और इस सेना का गठन करके इटली के दो प्रांत सिसिली और नेपल्स पर इन्होंने आक्रमण किया। वहां की जनता बुर्बो वंश के नेतृत्व से परेशान थे, बुर्बो वंश के नियंत्रण से परेशान थे, और गैरीबाल्डी का उन्होंने मदद करा, गैरीबाल्डी को मदद करा। और इनका पूरा जो ध्यान था वह दक्षिणी इटली को एकीकरण करने के लिए था। दक्षिणी इटली को एकीकरण का प्रयास ये कर रहे थे, जिसमें जनता का संपूर्ण समर्थन था। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं और 1862 के क्रम में ये रोम को एकीकरण करने के लिए उस पर आक्रमण करने की योजना बनाते, लेकिन इसका विरोध काउंट काउर के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक और चीज था, ये मेजिनी के विचारों के समर्थक थे। मेजिनी के विचारों के समर्थक। बाद में गैरीबाल्डी ने जब इनका विरोध किया, फिर भी वो रोम पे अपना युद्ध करने के लिए सैनिक भेज दिए। लेकिन इस बीच फिर काउंट काउर से उनकी भेंट हो जाती है गैरीबाल्डी की, और रोम पे विजय का जो उनका मन था उसको उन्होंने त्याग दिया। और विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में, चूंकि ये दक्षिणी प्रांत का शासन कर रहे थे और उसी के नेतृत्व में ये अपना सारा कार्यभार संभाल रहे थे,
काउंट काउर से मिलने के बाद पूरी तरह से गैरिबाल्डी अपने रोम विजय की योजना त्याग देते हैं और सारा संपत्ति बिना किसी शर्तों के हिसाब से वह विक्टर इमैनुअल को सौंप देते हैं। विक्टर इमैनुअल को सारा राजपाट सौंप देते हैं और एक किसान की भांति, एक नॉर्मल किसान की भांति जीने के लिए चले जाते हैं। किसान बनकर जीने चले जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से दक्षिणी इटली का एकीकरण काउंट काउर के द्वारा नहीं हो पाया था और उस दक्षिणी इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी ने कर दिया, ये बड़ी बात थी। और फिर इन सभी राजपाटों को एकीकृत करके उसे एक शासक, अपने शासक विक्टर इमैनुअल II था, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, उसको सौंप करके आगे अपना किसान की भांति जीने चले जाना, ये एक महान क्रांतिकारी ही कर सकता है। और इस चीज का एग्जाम्पल लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय जो एक भारतीय क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा अनुसरण किया जाता है भारत के राष्ट्रवाद में। और भारतीय राष्ट्रवाद में गैरिबाल्डी के द्वारा योजना जो चली गई थी, उस सभी योजनाओं का वहां पे अनुकरण किया जाता है। अब इधर वो किसान के भांति गैरिबाल्डी चले जाते हैं जीने। काउंट का उधर 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई थी और अब सारा जिम्मेवारी इटली का एकीकरण का पूरी तरह से विक्टर इमैनुअल के कंधे पर आ जाता है। गैरिबाल्डी के जाने के बाद शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल खुद करते हैं, खुद करता है। और अब उधर क्या हुआ कि फ्रांस और प्रसा का युद्ध हो जाता है 1870-71 ईस्वी में। 1870-71 ईस्वी में फ्रांस एंड प्रसा का युद्ध हो जाता है। इस बात का फायदा उठा करके विक्टर इमैनुअल आगे की तरफ बढ़ते हैं और रोम के प्रांतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं। रोम के पोप उस समय राजी नहीं थे, लेकिन अपने आप को वेटिकन सिटी में रोम के पोप छुपा लिए थे। वेटिकन सिटी में छुपा लिया और तब तक रोम पर पूरी तरह से नियंत्रण विक्टर इमैनुअल काबिज कर लेते हैं और उसको अपना राजधानी बनाते हैं। इटली की राजधानी रोम को बनाया जाता है। और पोप उस समय मान नहीं रहा था, लेकिन कुछ समयों के बाद पोप को मनाने की जिम्मेदारी मुसोलिनी के द्वारा मुसोलिनी को दिया गया और मुसोलिनी के प्रयास से पोप एकीकृत होता है और इस तरह से संपूर्ण इटली का एकीकरण
और इस तरह से संपूर्ण इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में संपन्न होता है। और उस समय 1871 ईस्वी में संपूर्ण इटली एकीकृत हो जाता है। और उस समय शासक विक्टर इमैनुअल रहता है। ये पूरी तरह से मैं हट जाता हूं, यहां पे जितने भी नोट्स होंगे आप सब उतारते चलिएगा ये पूरा। और जब भी हम क्लास करते हैं उन सभी का नोट्स उतारना अत्यंत ज्यादा आवश्यक है, ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन के समय बहुत ही अच्छे तरीके से मदद मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर से हम लास्ट में कहेंगे कि जरूर आप अपने कंटिन्यूटी, नियमितता को बरकरार रखिए। आपकी नियमितता ही आपके आगे का लक्ष्य है, आपके आगे का समय है, आपके आगे का मंजिल है। जय हिंद। हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रोहित अध्ययन।